तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो जब मैं आपको एडवाइस करूंगी तब आपको आना है। जब तक दवा चलेगा आपको उसका असर रहेगा, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए तो फिर आपको अपना डाइट पे ध्यान देना चाहिए। 15 हफ्ता पूरा हो गया है, लगभग 4 महीने जी। बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब 5वां महीने का फिर अल्ट्रासाउंड होगा जिसमें बच्चे का बनावट देखा जाएगा कि सब कुछ हाथ पैर हार्ट ब्रेन सब बच्चे का डेवलप हो गया अच्छे से कि नहीं। 36 हफ्ते तक बच्चा घूमता रहेगा, उसके बाद क्या पोजीशन रहता है उस पर डिपेंड करेगा कि नॉर्मल होगा कि क्या होगा। ठीक है, अभी तो बच्चा उल्टा है, घूमता रहेगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तो कोई तकलीफ नहीं थी। आज एक हीमोग्लोबिन करा के देख लीजिए कितना बढ़ा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हाँ 20 दिन हो गया ना, लगभग 15 दिन हो गया। एक बार ले जाइए तो बच्चे का धड़कन सुन ले, लेटिए। बड़ा परेशान हुआ, बस बच्चा हुआ तो खराब हो गया। कितने महीने का बच्चा था? 9 महीना। नॉर्मल हुआ, ऑपरेशन से बच्चा हुआ? हाँ। ठीक। और कोई बच्चा खराब हुआ है 2 महीने 3 महीने का? नहीं। शादी का कितना साल हो गया? 6 साल हो गया। 6 साल में एक बार ही बच्चा ठहरा है ना? कितने साल पहले? 1 साल पहले। राजगीर में गायनी खुल गया है विरायतन के अंदर, तो आसपास के लोगों का क्या फायदा है, आप बताइए। राजगीर में एक भी गायनिक रिलेटेड हॉस्पिटल नहीं था, अब गायनिक खुला है, बट अभी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है। बट जो आ रहे हैं उनको पता चल रहा है, तो अच्छी डॉक्टर भी है, नवादा से है। तो मैडम आपको विरायतन के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पे गायनी के भी डॉक्टर बैठते हैं? वो मेरी आंटी आई थी आँख बनाने तो पता चला, नहीं अगर रहता तो फिर तो पटना था और कोई यहाँ ऑप्शन है नहीं। तो मान लीजिए विरायतन में अगर गायनी नहीं बैठ रही होती तो आप पटना जाते? हाँ, तो क्या करते, पटना फर्स्ट टाइम में वहाँ गए आए। ये आपकी सेकंड प्रेगनेंसी? हाँ। मतलब विरायतन में अब गायनी बैठ गई है तो लोगों को पटना जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहीं पे हो जाएगा। यहीं पे अब सुविधा जब यहाँ है तो फिर क्यों जाएगा आदमी, उतना ट्रेवल करना भी दिक्कत है ना, उतना कर भी नहीं सकता है। और खास करके प्रेगनेंसी में हाँ, और ज़्यादा मुश्किल है उतना आना जाना। ट्रेन में 3 घंटा बैठना और 3 घंटा प्लस वहाँ रुकना भी तो पड़ सकता है। कि लड़कियां गायनी से रिलेटेड जो भी हेल्थ है उसका कैसे ख्याल रख सकती है ताकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कम से कम हो? जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे आप ज़्यादा जानती होंगी बेहतर, तो आप बता दीजिए। इनका 3 महीने का प्रेगनेंसी है और पहले इनका एक बच्चा लगभग 2 महीने का बच्चा खराब हो चुका है। अभी इनका एज काफ़ी कम है, 23 ही है। तो इनको जैसे कम एज में लोगों का चटपटा खाने का दिल करता है। इनको अभी आइडिया नहीं है कि न्यूट्रिशियस डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है, न्यूट्रिशन का क्या इम्पोर्टेंस है एक फीमेल के लिए भी और एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए भी। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ उनको समझाने की कि अब जब आप कंसीव कर चुके हैं तो आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, क्योंकि वो बच्चे का भी बच्चे के ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, प्लस जो बॉडी में चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ब्लड आपको डबल ब्लड सप्लाई चाहिए, बच्चे को भी देना है, बोन्स भी वीक हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी हो सकती है। इन सब को एक तो पहले अपने लिए, बच्चे के लिए, प्लस आपका रिजर्व भी रहे, ताकि प्रेगनेंसी के बाद भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, ये नहीं हो। इसके लिए अभी से ही इनको अपना डाइट सही रखना है, सारे न्यूट्रिशन लेने हैं। प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी में, तो हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। उसके अलावा जो सप्लीमेंट्स होते हैं आयरन के, कैल्शियम के, प्रोटीन के, ये सब इनको लेना। मैम अच्छा टाइम देती हैं, अच्छा ट्रीट करती हैं और पेशेंट को कैसे डील करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैम डील करती हैं, काफ़ी बेहतर, काफ़ी। और इनकी जो मम्मी हैं वो भी गायनोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे भी मैं मिली हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा टाइम देती हैं और काफ़ी बेहतर समझाती है जैसे पेशेंट को डील करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा मैम से मैं जैसे क्वेश्चन करती हूँ वैसे मैम मुझे एक्सप्लेन करती हैं, क्लियर एक्सप्लेन करती हैं कि कहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या आपके लिए मेडिसिन बेहतर होगा
और क्या आपको सुबह में कैसे रहना है, कैसे डील करना है आपको प्रेगनेंसी में खुद को, वैसे सारा सजेस्ट करती हैं मैम। ये सेकेंड ग्रेविडा है। पहला इनका 2.5 साल का एक बच्चा सिजेरियन से हुआ है और अभी ये 2 महीने की प्रेगनेंसी है इनकी। इनको प्रेगनेंसी के पहले काफ़ी दर्द रह रहा था पैर में, तो अभी विटामिन डी का टेस्ट कराया है। इनका विटामिन डी बहुत कम है। इनका 2 महीना हुआ है, बाकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, बच्चा सही है। और आपको कोई तकलीफ अभी बताइए? मैम वोमिटिंग था तो उसका मतलब वोमिटिंग बहुत है। वोमिटिंग के लिए आपको सुबह खाली पेट में पानी, जूस, फ्रूट्स, चना, मूंग ये सब नहीं लेना है। सुबह 7:30 से 8 o'clock के बीच आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट में आपको कुछ भी सीरियल लेना है, अनाज लेना है, ठीक है। जैसे रोटी हो गया, पोहा, उपमा, चीला, सब किसी तरह की चीज़ें आप ले सकती हैं। उसके बाद आप फिर सेकेंड मील में आप जो भी फल खाना चाहें वो सब खा सकती हैं। दिन भर आप जितना भी पानी पिए, फ्लूइड लें, वो सब लें, बट सुबह उठते ही सबसे पहले पानी। जनरली लोगों का सवाल होता है कि मैडम हम पानी भी नहीं पच रहा है, तो एक्चुअली पानी ही नहीं पचता है, ठीक है। तो उठते के साथ पानी नहीं लेना है, पहले कुछ मुंह में ले लेना है, 2-3 बाइट खा लेना है, उसके बाद पानी पीना है। फिर दिन भर आपको तो 3-4 लीटर पानी, नारियल पानी ये सब लेते रहना है, ठीक है। इससे आपकी वॉमिटिंग की टेंडेंसी जो सुबह होती है वो काफ़ी कम हो जाएगी। बाकी आपके रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं, बस विटामिन डी की कमी है, उसके लिए मैं इंजेक्शन लिखूंगी, महीने में 1 बार लेना है, ठीक है। नहीं एक्चुअली क्या होता है कि भीड़ है, पहले से बहुत देर से नंबर आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे तो बहुत कुछ जो सोच के भी गए हैं ना वो भी चीज़ भूल जाते हैं। और जल्दी जल्दी में अगर डॉक्टर नहीं पूछेंगे ना कि और क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब पेशेंट से हर चीज़ पूछना तो ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए, और यहाँ पे मैम तो अच्छे से पूछती हैं और सब कुछ अच्छे से समझा भी रही हैं। बीइंग अ डॉक्टर हम लोग को पहले ही पता होता है कि पेशेंट्स को, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे पता होता है कि पेशेंट्स क्या क्या कंप्लेन प्रेजेंट कर सकता है। अगर कोई पेशेंट को इरेगुलर मेंसेस है, यंग एडोलेसेंट पेशेंट है रिप्रोडक्टिव एज में और उसको इरेगुलर मेंसेस है, चेहरे पे बाल, हिर्सुटिज्म है, ओबेसिटी है, तो पीसीओडी का केस है, मुझे पता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो चाहे पूछे या ना पूछे, ये मैं अपने तरफ से उसको डाइट के बारे में बताती हूँ। डाइट और एक्सरसाइज जो पीसीओडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दवाई देने से मेरा पहला ही अप्रोच ये होता है उसको बताना कि दवा आपको तब तक ही फ़ायदा करेगा, मतलब 3 महीने 4 महीने जब तक दवा चलेगा आपको उसका असर रहेगा, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए तो फिर आपको अपना डाइट पे ध्यान देना चाहिए। मैं इवन ऐसे पेशेंट्स को जिनको रोज़ नहीं देखना है ओपीडी में, मैं दिल्ली, मुंबई, बनारस ऐसे पेशेंट्स आके जाते हैं, मैं उनको लॉन्ग टर्म तक भी फॉलोअप में बताती रहती हूँ कि कैसे आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए। दूसरी बात है प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में हमें पता है कि हर ट्राइमेस्टर में पेशेंट को क्या तकलीफ हो सकती है, क्या कमी हो सकती है, तो मैं ये खुद अपने तरफ से ही उसे बताती रहती हूँ कि हर चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है, एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस है, रेगुलर चेकअप का क्या इम्पोर्टेंस है, टाइमली विजिट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ना करो तो आपको 3rd ट्राइमेस्टर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे पानी कम होना, ब्लड कम होना, फिर आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो ये मैं प्री हैंड पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि उसके दिमाग में रहे कि अगर वो रेगुलर विजिट नहीं करेगा, अगर वो एडवाइस फॉलो नहीं करेगा तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाँ, फर्स्ट मंथ से ही हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं मैम से, और मैम नैविदिता मैम बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ अच्छे से करती हैं, और अभी तक 9 मंथ आ गया, अभी तक हम रेगुलर यहीं पे करवा रहे हैं। बाकी जगह क्या होता है कि चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। दूसरी बात ये है नीट एंड क्लीन है, हर कुछ बिहेवियर सबका बहुत पोलाइट यहाँ पर है, और हम लोग राजगीर से बिलोंग करते हैं तो हम लोग बहुत नज़दीक पड़ता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट प्रेफर यहीं किए बेहतर। हल्का हाथ से तेल से मालिश करवा सकती हैं कमर में, ठीक है। वो प्रेगनेंसी में कमर में दर्द होता है, नॉर्मल है, उसके लिए मालिश
या फिर मूव जो आता है ये सब लगा सकती है। लगातार बहुत देर के लिए खड़े नहीं रहना है, लगातार बहुत देर बैठे नहीं रहना। अगर 1 घंटा खड़े हैं, 45 मिनट खड़े हैं तो थोड़ी देर बैठ गए, अगर बहुत देर से बैठे हैं तो थोड़ा चल लिए, ऐसे करना है, ठीक है। महीनावारी के समय आज भी लोग कपड़ा यूज़ करते हैं। आज 21st सेंचुरी में अभी भी कपड़ा यूज़ करना तो बहुत ही गलत बात है। बहुत ही सस्ते अच्छे क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं, तो महिलाओं को वही यूज़ करना चाहिए। इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नॉर्मल इचिंग से लेकर के वजाइनल डिस्चार्ज से लेकर कैंसर तक। ये जानकारी महिलाओं को होनी चाहिए। वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है महिलाओं में, इसके लिए उनको अपना हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। वॉश करना चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को, जब भी वो संपर्क में आती हैं तो उसके बाद वॉश करना चाहिए। तीसरी बात, आयरन की कमी जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपना खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं, तो इसलिए आयरन के लेने के लिए सिंपल आप अपना गुड़, खजूर ये सब अपने आहार में इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप प्रेगनेंसी, इवन जो हर महीने माहवारी में आपको ब्लड लॉस होता है महिलाओं को, तो इसके लिए आपको या तो अपना खान पान में आयरन इंक्रीज़ करें या फिर बीच बीच में आयरन के सप्लीमेंट्स लेती रहें। ये जो अनमैरिड फीमेल्स हैं उनके लिए भी है और जो मैरिड हैं उनके लिए भी है। जब अनमैरिड स्टेट में भी आपको अपना हीमोग्लोबिन सही रखना चाहिए, 12 ग्राम 13 ग्राम ऐसे, और प्रेगनेंसी के दौरान 11 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो जैसे ही मैं शादी के बाद अब प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है महिला, तो उनको अपना खान पान पे ध्यान देना चाहिए। पहले से ही आयरन स्टोर्स अगर नॉर्मल रहेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन कम होने की संभावना कम होगी। आपसे इतना बात करके ऐसा लग रहा है कि हर लड़की को रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए कि उसका हेल्थ कैसा है एक गायनी के पास। नहीं, अगर आप अपना ध्यान खुद रखें तो ज़रूरी नहीं है कि आप विज़िट करें। अगर जंक फूड खाना, ये सबसे आज के टाइम में सबसे ख़राब है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि वो सीधे उनके हार्मोन्स पे असर करता है। ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होती है, जो ओवरी से रिलीज़ होती है, इस पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। जो भी जंक फूड खाते हैं, हर जंक फूड मैदे से बना होता है, प्लस उसमें कई तरह के केमिकल्स और ऑयल होते हैं। तो बाहर का खाना वो कम से कम खाना चाहिए। मैदा, चीनी, इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अपने हेल्थ कुछ भी छोटी सी इशू हो तो उसे अलर्ट हों और विज़िट करें। उसके पहले अपना खान पान पे ध्यान दें, पानी पीना बहुत सारा, और अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करें। अगर ये चीज़ें करती हैं महिलाएं तो फिर हमारे पास आने की ज़रूरत बार बार नहीं है। पर हाँ, अगर कोई भी तरह का दिक्कत होती है तो अपने निजी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर संपर्क करना चाहिए। ओके, जनरली लड़कों में ऐसा होता है कि ये तो लड़कियों वाली प्रॉब्लम है तो तुम खुद जाओ, मैं क्यों रहूँ साथ में। तो लड़कों को भी ये सब बात समझना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। जब भी आप अवेयरनेस फैलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जेंडर के लोगों को अवेयरनेस करेंगे ना, आपको तो सोसाइटी को अवेयर करना है। सोसाइटी में मेल्स, फीमेल्स, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी आते हैं, तो आपको पूरी सोसाइटी का मानसिकता है उसको चेंज करना है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है, तो इसमें मेल्स भी आ जाएंगे। फीमेल्स को शुरू से ही अपना आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, ये चारों जैसे ही प्यूबर्टी के बाद, जैसे आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं, उस एज से ही आपको अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन डी, ये सब चीज, प्रोटीन, ये सब ज़्यादा लेना चाहिए। बाहर का जंक फूड, मैदा, चीनी, इनके वजह से ही आजकल इतने सारे पीसीओडी और इनफर्टिलिटी और ओबेसिटी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को कम से कम खाना चाहिए। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों का अफेक्ट करता है, बट फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं क्योंकि डायरेक्टली उनका हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, फिर बाद में प्रेगनेंसी में दिक्कत, कंसीव करने में दिक्कत, कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी में दिक्कत। तो इसलिए रिप्रोडक्टिव एज से ही फीमेल्स को अपना खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। अभी ऐसा है कि हाँ, आने के बाद जो आपके अंदर प्रॉब्लम है वो आप खुल के शेयर करती हैं, तो मैम काफ़ी अच्छा समझाती हैं, बताती हैं।
लड़कियां गायनी से रिलेटेड जो भी हेल्थ है उसका कैसे ख्याल रख सकती है ताकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कम से कम हो? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो हम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यूटीआई। तो यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन, जो कि कॉमन है लेडीज़ में। और अगर कहीं भी पब्लिक टॉयलेट में जाती हैं तो उसके वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए जैसे मेल्स तो कहीं भी जा सकते हैं, बट फीमेल्स को एक वॉशरूम चाहिए, अच्छा पब्लिक टॉयलेट। अगर पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते हैं हर जगह, या फिर वो साफ़ नहीं, हाइजीनिक नहीं होते हैं, और तो ट्रैवलिंग के दौरान लेडीज़ को वैसे वॉशरूम यूज़ करने से यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये यूरिन इन्फेक्शन होगा तो उसके वजह से फिर उनको दर्द और प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है। नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में अगर बार बार इस तरह का इन्फेक्शन होगा तो वो उनकी किडनी पे भी असर कर सकता है, यूरिनरी ब्लैडर पे असर कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट पानी बहुत सारा पिए। जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं और पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, आप पानी बहुत पिए, तो अगर थोड़ा बहुत कीटाणु आता भी है तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। और जैसे ही पेशेंट 8th मंथ 9th मंथ स्टार्ट होता है, तभी मैं उसको बता देती हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है वो मैक्सिमम डेट है, वहाँ तक हमें वेट नहीं करना है। उसके 10 दिन 15 दिन पहले ही हमें, या तो आप नेचुरली 10 दिन पहले ही आप नॉर्मल लेबर में नेचुरली जाएं, या फिर हम आपको एडमिट करके और लेबर इंड्यूस करेंगे। क्योंकि टुवर्ड्स द एंड क्या होता है कि पानी कम होने लगता है, या फिर आपका मेम्ब्रेन्स ब्रेक हो जाता है, पानी गिरने लगता है, ब्लीडिंग हो गई, बच्चे का धड़कन कम हो गया। तो ये सब इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाते हैं जिसमें फिर हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देना चाहते हैं। और मोस्टली फीमेल्स का यही डिमांड रहता है कि हम नॉर्मल बच्चा चाहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो आप, जब मैं आपको एडवाइस करूँगी तब आपको आना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन पेशेंट पूछे या ना पूछे, इतने पेशेंट्स हम देखते हैं तो हमें आइडिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कहाँ कहाँ पेशेंट्स लैक हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं प्री हैंड दे देती हूँ। आप अगर आपके पास ज़्यादा पेशेंट है, आप कम टाइम में बता सकते हैं, 2-3 पेशेंट को एक साथ समझा सकते हैं ना। आप ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जहाँ कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले पेशेंट्स को एक साथ आपने एडवाइस दे दिया, सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले को एक साथ दे दिया, थर्ड। तो इसमें आपका मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। अगर आपकी 100 की ओपीडी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पेशेंट को ग्रुप में डिवाइड करके उनको इन्फॉर्मेशन दे दें। बट पेशेंट आपकी ओपीडी से सेटिस्फाइड होकर जाना चाहिए, तभी आप यू विल बी कॉल्ड अ गुड डॉक्टर, आई गेस। मेरा यही मानना है। थैंक यू।